बीपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है और जिसमें हमारे बक्सर ज़िले का भी परीक्षा बहुत बेहतर रहा है। और बताते चलें कि बीपीएससी में 5वीं रैंक लाने वाले सिद्धांत कुमार हमारे बक्सर ज़िला के मझरिया के ही रहने वाले हैं और अभी हमारे साथ हैं सिद्धांत कुमार। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई अभी तक कहाँ कहाँ की है इसको थोड़ा बता दें। मेरी प्राइमरी शिक्षा डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर पटना से हुई है और मेरी 10th और 12th की शिक्षा डीएवी बीएससीबी राजवंशी नगर पटना से ही हुई है। फिर मैंने अपनी स्नातक की डिग्री बीटेक के लिए कोचिन यूनिवर्सिटी केरल गवर्नमेंट के कॉलेज से अपनी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तैयारी की। फिर मेरी जॉब लगी थी टाटा कंपनी, सनटेक कंपनी और लंदन के एक कंपनी में। तो उसमें ना जाकर मेरा चूँकि सिविल सर्विसेज की तरफ आने का रुझान था तो मैंने इस तरफ आने का अपना निर्णय लिया। जी, थोड़ा मार्क्स भी बता चलें कि 10th 12th में आपके कितने? हाँ, 10th में मेरे 10 CGPA मार्क्स थे फुल के फुल और 12th में मेरे 92% मार्क्स थे साइंस से और ग्रेजुएशन में मैंने डिस्टिंक्शन डिग्री हासिल की है फर्स्ट क्लास के साथ। अच्छा, आपने अपने इस पढ़ाई के लिए कोचिंग का भी सहारा लिया है? नहीं, कहीं भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल्स का काफ़ी सहारा लिया। तो ऑनलाइन में आपको काफ़ी कोचिंग के फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं तो उसका मैंने सहारा लिया। पेड क्लासेस का मैंने कभी सहारा नहीं लिया। अच्छा, पढ़ाई में आप कोचिंग की भूमिका को क्या आंकते हैं? देखिए, पढ़ाई में कोचिंग की भूमिका को सिरे से नहीं नकारा जा सकता है कि क्योंकि आपका काम बहुत आसान बना देते हैं वो। जो आप खुद खोजोगे वो कोचिंग आपको खुद आपके हाथ पर रख कर देगी। लेकिन अगर आप खुद से करने का ठान लेते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिना कोचिंग के संभव ही नहीं है, क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के कर दिखाया। बट ये है, कोचिंग आपका काम थोड़ा कम कर देती है। लेकिन अगर आप शुरू से अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड हो और आप ग्रेजुएशन से ही स्पेशल क्लासेस लगा रहे हो और ग्रेजुएशन से ही डेडिकेटेड हो तो आप पहले से ही अपना प्लान सेट रखोगे, जिसके कारण आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई स्वाध्याय के माध्यम से अगर इसकी तैयारी करना चाहे, खासकर बीपीएससी की, तो उसके लिए आप कुछ प्रेफर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बीपीएससी को स्वाध्याय से बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें डेली एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर वो हिंदी माध्यम से हैं तो उन्हें दैनिक जागरण का सहारा लेना चाहिए और अगर वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो उन्हें इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये दोनों मटेरियल्स डेली तो पढ़ना ही चाहिए, जिससे उन्हें देश दुनिया की खबरें का पता चलता रहे। और उसके अलावा वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें जो सरकारी बुक है और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। अपने रिसोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखें और बार बार उसी को देखें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, उससे पक्का सक्सेस मिलेगी। अच्छा, बीपीएससी में आपका पहला अटेम्प्ट था? बीपीएससी में, हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है? हाँ, मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की और मैं वहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचा हुआ। बस 4 मार्क्स से मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रह गया था। अच्छा जी, यूपीएससी की तैयारी आप हाँ, यूपीएससी की भी मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की है। अच्छा, ऐसा कोई बात जो एक विद्यार्थी को इस तैयारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास बात है क्या इसमें? देखिए, इस तैयारी के दौरान आपको ये बात तो गांठ बांध के आनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में सफलता मिल जाएगी, और अगर एक बार में सफलता नहीं मिली तो फिर ये बीपीएससी में 2 साल का प्रोसीजर होता है और यूपीएससी में 1 साल का प्रोसीजर होता है। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर आप आए हैं तो कुछ निश्चय करके आएँ और पूरे परसिवरेंस और पूरे डिसिप्लिन से इस तैयारी में लगे रहें। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, आपको बीच में मन करेगा छोड़ने का, लेकिन अंततः आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब आपने तैयारी चालू की थी तो किस लक्ष्य को पाने के लिए तैयारी चालू की थी, और अंततः आपको वो लक्ष्य अगर नहीं मिला है तो उसके तरफ अग्रसर रहे। लेकिन हमें लास्ट में ये भी सोचना चाहिए कि देने वाले एग्ज़ाम हैं 6.5 लाख 7 लाख लोग और सीट्स हैं 600 से 500, तो नेचुरल सा बात है कि कुछ लोग ही सक्सेस होंगे और बहुत लोग अनसक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जो अनसक्सेसफुल हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो फेलियर नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सेवा के माध्यम से ही अपने समाज और अपने गांव, मोहल्ले, कस्बे का भलाई कर सकें। आप बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, तो अगर आप असफल भी हैं तो अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें। अगर आप एट लास्ट सिविल सर्विसेज नहीं भी पा पाते हैं, फिर भी आप जीवन में सिविल सर्विस की परीक्षा ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक अच्छा नागरिक और समाज के लिए एक एसेट बनाकर छोड़ती है। अच्छा, खासकर बिहार के लोगों की बात करें, बिहार के छात्रों की बात करें, तो यहाँ एक भाषा बहुत बड़ी समस्या उभर के निकलती है, मतलब हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम। आपको क्या लगता है भाषा कोई? जी, मुझे लगता है, देखिए, हाल फिलहाल में इंग्लिश मीडियम का दबदबा यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में बढ़ा है। उसका कारण ये है कि
आप खुद मूल्यांकन करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के लोग, मैं किसी पे पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हिंदी मीडियम वालों को भी सीखना चाहिए। जैसे इस बार के काफ़ी जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, उनसे उनको सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने आंसर राइटिंग को इतने प्रखर रूप से, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपने मेंस आंसर राइटिंग में दिखाया। और हिंदी और इंग्लिश का कोई पक्षपात ना यूपीएससी करती है ना बीपीएससी करती है, ये आपकी प्रतिभा ही है जो आपको रैंक दिलाती है। अच्छा, सेल्फ स्टडी के दौरान एक कुछ पढ़ाई का एक स्ट्रेटजी भी होना चाहिए क्या? एक मतलब जो तैयारी करना चाहता है बीपीएससी का, उसको क्या कैसी स्ट्रेटजी को अपना? हर एस्पिरेंट को अपना 3 टारगेट रखना चाहिए। एक तो डेली टारगेट रखना चाहिए, एक मंथली टारगेट रखना चाहिए और एक ईयरली टारगेट रखना चाहिए, और वो अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। तो जैसे अगर वो रात में सोए तो उसको पता होना चाहिए कल मेरा क्या टारगेट है, और उसको ओवरऑल पता होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे क्या से क्या कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ वो ईयरली टारगेट भी रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम लोग के साथ दिक्कत ये होती है सिविल सर्विसेज में कि वो प्री की तैयारी में ही लगे रहते हैं और मेंस की तैयारी करते ही नहीं है। आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता इस एग्जाम में, आप उस 3 घंटे में अपने उस नॉलेज का कितना ज़्यादा सदुपयोग करके उस 3 घंटे में कितना लिख के आए हैं और कितना इन्विजिलेटर के लिए छोड़ के आए हैं ताकि वो आपका मूल्यांकन कर सके, ये ज़रूरी है। क्योंकि इन्विजिलेटर ये नहीं जानता कि आप कितने पढ़े, वो सिर्फ आपके उस 3 घंटे में लिखे हुए कॉपी के माध्यम से आपको जज करता है। अच्छा, पढ़ाई में परिवार का और समाज का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपके पढ़ाई में परिवार का क्या योगदान है? देखिए, ये तो बिल्कुल आप अपने शब्दों से बयां ही नहीं कर सकते कि परिवार का और समाज का क्या योगदान है। बिना परिवार के, माता पिता के, आप इस पोजीशन पे पहुंच ही नहीं सकते। अगर रैंक 5 सिद्धांत कुमार का आया है तो ये रैंक 5 सिर्फ सिद्धांत कुमार का नहीं है, ये उसके गांव का, उसके माता पिता का, इन सबों का आशीर्वाद है। क्योंकि सिर्फ मेहनत ही रंग नहीं लाती, साथ साथ में आपको भगवान का और अपने परिजनों का आशीर्वाद भी होना चाहिए, जो कि आपको लक फैक्टर के साथ आपको सफलता दिलाती है। और समाज का क्या योगदान था आपके? जी, मेरा तो ऑप्शनल विषय ही समाज शास्त्र है, तो समाज का तो काफ़ी योगदान है। इनफैक्ट समाज में आप काफ़ी ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपको लगता है कि अगर मैं कल को सिविल सर्वेंट हो जाऊं तो मैं इसमें सुधार करना चाहूँगा, और ये सब चीज़ें आपको खटकती हैं। क्योंकि अंतिम में अगर आपको अपने देश से, अपने मोहल्ले से प्रेम है तो ये चीज़ आपको काफ़ी आगे के लिए मोटिवेट और प्रेरणादायी होती हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी की हार्डवेयर की दुकान है पटना में, मुन्ना चौक पे। मतलब आर्थिक तौर पे आप एक अच्छे खासे ठीक ठाक परिवार से? अच्छे खासे तो नहीं बोलूँगा, मैं एक्सट्रीम वीकर सेक्शन पोजीशन से आता हूँ, लेकिन बीपीएल में नहीं आता हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आता है। हाँ, लोअर मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास। तो जो लोअर मिडिल क्लास होता है वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं तुरंत जॉब में डालना चाहता है। ऐसे में आप बोल रहे हैं कि आप 3 जॉब छोड़े हैं, उसके बाद तैयारी किया है ना? उसके एक अच्छे खासे समय के बाद आपको ये जॉब मिल रहा है। जी, जैसे मैं तो यही सोच रहा था कि मैं एक अच्छी सी प्राइवेट नौकरी करूं और काफ़ी मेरी अच्छी सैलरी हो, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि आप एक बार इस परीक्षा के बारे में देखो तो सही, आप में वो प्रतिभा है कि आप ये क्वालिफाई कर सकते हो। फिर जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे लगा छोड़ने के लिए आपके पिताजी ने? नहीं, जॉब छोड़ने के लिए नहीं, उन्होंने मुझे बीटेक में ही बोला था। मेरा बीटेक तक ये प्लान था कि मैं एक अच्छी प्राइवेट नौकरी करूंगा, अच्छी खासी सैलरी आएगी, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता हूं, ऐसा प्लान था। लेकिन फिर उन्होंने बोला तो फिर मैंने देखा कि ये जॉब जो सिविल सर्विसेज की है ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और साथ ही साथ आप अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हो इसमें। तो फिर मुझे इसके तरफ रुझान हुआ और फिर मुझे लगा नहीं, मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो यही है बस। अच्छा, एज ए सिविल सर्वेंट आप समाज में किस प्रकार के बदलाव की उम्मीद रखते हैं अभी, कि जैसा है वैसा चलता रहे? नहीं, देखिए, कभी भी जैसा है वैसा तो नहीं चलना चाहिए। आर्थिक प्रगति के साथ साथ समाज की सोच में भी प्रगति होनी चाहिए। तो मैं तो अपने तरफ से पूर्ण ये कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके अपने समाज को पॉजिटिव वे में बदलने की कोशिश करूँगा। अभी भी समाज में भूखमरी है, गरीबी है, तो ये सब तो कम होनी चाहिए। और साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि जिसको बहुमुखी विकास बोलते हैं, उसके तरफ अग्रसर करना चाहूँगा। और जो भी समाज में डिफॉर्मिटीज़ है, चाहे वो फीमेल फेटिसाइड हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, इन सब को मैं कम करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा समस्या है जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार नहीं करती है, भ्रष्टाचार एक समाज करता है। अगर कोई रिश्वत लेता है तो कोई रिश्वत देता भी है, तो ये पूरे समाज का योगदान होना चाहिए इस भ्रष्टाचार को कम करने में। अगर हम रिश्वत देंगे ही नहीं तो रिश्वत लेने वाला भी नहीं होगा। और आज के युग में जो डिजिटल क्रांति आई है, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, और अभी जो गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन एक्ट लाया है वो काफ़ी सख्त है। तो अगर हम अपने अधिकारों को जानें और अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें तो मेरे हिसाब से करप्शन को बहुत हद तक कम किया जा सकता। अच्छा, चूँकि अब आप एक बीपीएससी अधिकारी हो चुके हैं, तो जो बच्चे अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ सलाह देंगे?
मैं बस यही पहले तो उनको प्रणाम बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करना ही काफ़ी बहुत कठोर कदम होता है। उनको पता होता है कि ये 5 साल 6 साल अगर नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में निकला तो ये 5 साल 6 साल 7 साल पता नहीं कितना साल लेगा। तो ये कठोर कदम उठाने के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूँ। और उसके बाद भी मैं यही बोलता हूँ कि अपने सफलता की ओर बिल्कुल निरंतर प्रयास से लगे रहें। और अगर आपके ईमानदारी से आपने मेहनत की है और आप पर बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का थोड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि लक फैक्टर भी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, तो आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी। और इनफैक्ट अगर बहुत किस्मत ख़राब भी रही और आपको सफलता नहीं मिली तो भी आप एक अच्छे नागरिक बन के निकलोगे और अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर दोगे। चलिए सिद्धांत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जीवन में एक अच्छे अधिकारी बने और उम्मीद करता हूँ कि आप यूपीएससी भी क्लियर करें। चाचा जी है ना? हाँ चाचा जी, आपका भतीजा एक बीपीएससी अधिकारी बना है और सिर्फ बीपीएससी नहीं, इसने बीपीएससी में 5वीं रैंक हासिल की है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा। बहुत बढ़िया लगा है। और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि ये जरूर करेगा। अब विलम्ब हो रहा था तो डर लगता था। करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए, बिल्कुल मतलब विचित्र परिस्थितियां थी कि नहीं हो पाया। नहीं तो रिटेन में जितना नंबर इसको आया था, जनरल के लड़के उतना नंबर ला के क्वालिफाई कर गए हैं, क्योंकि उनको इंटरव्यू में नंबर मिल गया था। और इसको चूंकि नहीं मिल पाया था नंबर, अब परिस्थितियां, भाग्य जो भी कह लें आप, तो चूंकि इसको इंटरव्यू में नंबर कम मिला था इसलिए यूपीएससी रुक गया। नहीं तो उसी साल निकल गया होता। जितना रिटर्न में मार्क्स आया था उसी से निकल गया होता। और मतलब हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास बस रिटर्न है का भरोसा है, अपना परिश्रम का भरोसा है, और तो कुछ ऊपर है नहीं हम लोग का लिंक। हम लोग के पास कुछ नहीं है सिवाय परिश्रम के लिए। हमारे साथ सिद्धांत की माता जी हैं। चाची, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपने खानदान में इतने बड़े पोस्ट पर कोई नहीं गया था, बेटा गया है तो बहुत अच्छा लग रहा। और पूरे परिवार को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे खुशी क्या है? पहले से उम्मीद रहा है? उम्मीद तो है, अभी भी और उम्मीद है कि और ऊंचा जाएगा, और ऊंचा जाएगा ये। अच्छा, मैंने हम आमतौर पर ही देखी ना कि जौन हमनी के जौन परिवार से बिलोंग करें जाए, लोअर मिडिल क्लास, एकरा में अगर कोई कौनो नौकरी धो लियल चाहेला, मैं नौकरी 3 को छोड़ के कुल पहले वहाँ ये नहीं ऐसा किया। अच्छा, प्राइवेट जॉब तो छोड़ के चल ही आया, नहीं किया। उसके बाद बुरा ना लगा रहा है? नहीं, उसके बाद हम बोले भी कि बेटा अगर पीओ हो या रेलवे का हो, तुम कोई भी जॉब धर लो। बोला नहीं मम्मी, इतना पढ़ाई क्यों किए हैं, करेंगे तो हम अच्छा ही नौकरी करेंगे। शुरू से इसका मन था, इसके पापा को भी मन था। कभी कभी हम ही बोल देते थे कि पीओ वाला भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोला नहीं, हमको करना है तो वही जॉब करना। अच्छा, कहो हम देखते हैं कि आसपास के जो पड़ोसी लोग भी होते हैं, उन लोग भी जब मतलब एक समय के बाद जब लड़का जॉब नहीं करता है तो बहुत सारा मतलब बात सुनने को मिलता है। आपके यहाँ? अरे बोलने वालों को तो काम है बोलना, बोलता और आगे बढ़ने वालों को आगे काम है, अपना ही बढ़ गया। अच्छा, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यूपीएससी की अब तैयारी कर रहा है। निकाल लेंगे? निकालेगा, है ना? हाँ हाँ। ये तो इंटरव्यू में चला गया था, बस लक नहीं साथ दिया। हाँ। नहीं तो ये तो उसी समय निकाल लिया था, पहले भी में। अच्छा, आमतौर पर हमनी के गाँव के लोग बहुत फेवर में ना रहे उनका लड़का बहुत लंबा समय वाला तैयारी करे, जैसे एयरफोर्स नेवी कुल परीक्षा लोग चढ़ देनी, रिजल्ट आ गई, एक में तनी समय लगेला। वैसन कुल अभिभावक लोग के कुछ सलाह दें? क्या सलाह, ये तो यही कभी कभी भटक जाता था, पापा अब क्या कर इस लाइन में आ गए, देर हो रहा है। लेकिन पापा इसको बोले कि नहीं बेटा, धैर्य रखो, ऊंचा चीज़ पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो पाया, भगवान दिए। और इसी तरह हम दूसरों को भी बोल रहे हैं, जो बच्चे अगर तैयारी कर रहा है तो थोड़ा धैर्य से तैयारी करे। संतोष सबसे बड़ी चीज़ है, संतोष है। अगर पढ़ाई उसका अच्छा है तो ज़रूर मिलेगा, जैसे सिद्धांत को मिला। और कितना लड़का लेके वहाँ लोग? बस एक बेटा है, 2 बेटी है। बेटियाँ क्या करते हैं? बेटी बड़ी वाली बीए करके बीएड की है, और छोटी वाली इंजीनियरिंग एमटेक करके, और कंपनी में कुछ दिन काम की, लेकिन वह फिर अपना स्कूल खोल दी है 1 से 12 तक। अच्छा स्कूल चल रहा है। और बेटा को तो हो ही गया। देखिए, ये सिद्धांत की माता जी थी, इनका एक बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा, मतलब परिवार के बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हाँ, परिवार भटके हैं। हाँ, मतलब आमतौर पर क्या होता है कि छात्र नहीं भटकते हैं, छात्र चाहता है कि हम तैयारी करें, माँ पापा कहते हैं दूसरा कोई नौकरी कर लो,
नहीं, देखिए सिविल सर्विस की ऐसी तैयारी है कि जब आप 2 साल देते, जैसे बीपीएससी में आपको 2 साल देना पड़ेगा। जैसे मेरा जो एग्ज़ाम निकला है उसका 2020 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 में प्रीलिम्स लिया गया, 2021 के बीच में मेंस लिया गया और 2022 में इंटरव्यू लिया गया। तो ये पूरी 2 साल की प्रक्रिया चलती है। तो जब आपका पहला अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार फिर 2 साल और जूझना पड़ेगा, फिर उस बार नहीं निकलता फिर तो इसके लिए काफ़ी धैर्य चाहिए और काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर से अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है। तो जब यूपीएससी में मेरे अटेम्प्ट्स मेरे 3 हो गए, तो जब मैं इंटरव्यू तक जाकर वापस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि माउंट एवरेस्ट पे बस चढ़ने ही वाला था और अब फिर से गिर गया और फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो ये तो बीच में टूट ही जाता है। तो मेरे केस में उल्टा था कि मैं टूट रहा था और मेरे परिवार वाले मेरे ढांढस बढ़ा रहे थे कि नहीं तुम कर सकते हो, ऐसा था। चलिए ठीक है, थैंक यू। का बाबा बाबा का नाम बा? नौर किशोर सिंह। ठीक बा, चलिए। रघुनाथी बीपीएससी अधिकारी बनल बा, कैसा लगता है? खुशी बा जी। हाँ, तब अब पहले से लगता है कि बन जी? जरूरी हमन के थी रहल, हाँ इतना प्रयासे कोई रहल हाँ। अभी यूपीएससी के भी तैयारी करेला जी। बन जी? हाँ हाँ हाँ, तो अब कैसा अभी लगता है? खुशी बा हमन के, हाँ। अब बनही के बा। का बाबा का नाम पड़ी? गौरी शंकर सिंह। के लगी हन राउरू सिद्धांत? नाती लेंगे। नाती लगी, हाँ। तो नाती तो बड़का अधिकारी बनत रहन। बड़ी खुशी की बात है हाँ कि आगे बढ़ रहे हैं, गांव को भी बढ़ाएंगे आगे, हाँ समाज आगे जाएगी। हाँ। अभी एकरो से बड़ा अधिकारी बने कहत बिल्कुल बन सही। गया? हाँ हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, कुल नौकरी छोड़ के कुल तैयारी करत रहन, खींचना पड़त रहे। देखिए नौकरी छोड़ कर आने से या ना आने से कोई मतलब नहीं, अपना इच्छा अनुसार काम किया जाता है। जो अच्छा लगता है वो किया जाता है, गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक, हाँ, खुश बनी नो? खूब खुश हैं।